हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वरना महाराष्ट्र तो की आप मीडिया, चलिए, तो ठीक है, मैं कर्नाटक की मीडिया, तेलंगाना आंध्र की मीडिया, सब डिफरेंट एग्जिट पोल दे रहे हैं। और उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही, चर्चा सिर्फ नोएडा दिल्ली की मीडिया की हो नहीं रही है। प्रेम जी, ये आपको अन्याय नहीं है क्या? प्रेम जी इस कहा पे जा रहा है कि सारे कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रहे हैं, सारे नहीं कह रहे, बटे हुए हैं लोग, लेकिन उस बात मेरे को बता पास तो कौन देखिए रहा प्रेम जी, है? मेरे पास तो ये देखिए, मैंने पोल्स ऑफ पोल देके बैठा हुआ हूँ। एबीपी न्यूज, सी वोटर, इंडिया टुडे, एक्सिस न्यूज 24 टुडे, चाणक्य, टाइम्स नाउ, ईटीजी, इंडिया टीवी, सीएनएक्स, इंडिया न्यूज, डी डायनामिक्स, वही रिपब्लिक, तो कह रहा हूँ जन सर। की बात, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी, ये सारे बड़े मीडिया सर सब संस्थान ये हैं। वही मीडिया है, सब वही मीडिया है जिसको बहुत सारे लोगों ने गोदी बोल करके परिभाषित किया। आप इसको खुल्लम खुल्ला सुनिए, उनकी वही भाषा रही है, वही बात नहीं, कोई प्रेम जी, different सुनिए नहीं। सुनिए प्रेम जी, सुनिए। आप अपने हिसाब से नंबर नहीं दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, नहीं, लेकिन ये आपत्तिजनक है कि सबको गोदी मीडिया कह के और उसको नकार मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह ये रहा क्या हूं, क्या आपत्तिजनक नहीं 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 नहीं, क्या सबकी नहीं नहीं, एक ये भाषा आप रही ही है, के एक पास सारा ज्ञान है, आप ही नहीं नहीं, आप ही ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि नहीं सारे नहीं, को मैं आप तो कह खारिज रहा हूं, कर दें अवधेश जी अकेले सुन बैठ लीजिए, के गोदी मीडिया अवधेश जी कहते सुन हैं। लीजिए, मैं कह रहा हूं, क्या महाराष्ट्र की मीडिया का कोई वैल्यू नहीं है जो महाराष्ट्र के बारे में सर्वेक्षण करे? क्या तेलंगाना वैल्यू कर्नाटक की है, मीडिया का कोई वैल्यू वै, नहीं है वैल, जो वहां वै, के सर्वेक्षण करे? अरे सर वो और ना केवल वैल्यू है, प्रेम लेकिन जी, क्या अवधेश दिखा जी, रहा है? नहीं देश में नहीं अवधेश जी, नहीं, प्रेम जी को मैं चलाते जवाब रहेंगे, देता हूं। प्रेम जी सुनिए, एजेंडा चलाते रहेंगे। प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए, एग्जिट नहीं, पोल नहीं, पे नहीं, नहीं, नहीं। अवधेश जी मुझे प्रेम जी को बताने दीजिए। एग्जिट पोल पे आप यकीन करें ना करें, ओपिनियन पोल पे यकीन करें ना करें, वो अलग चीज है। लेकिन जब भी कोई एजेंसी या जब भी कोई करने वाला काम करता है संस्थान उसके लिए, और या हमारे साथ, हमारे जैसे किसी और टेलीविजन चैनल के, तो हम इस बात को जरूर और जरूर से देखना चाहते हैं कि उसने हर जगह का, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह के डेटा उसमें हो। उसमें कहीं से ऐसा नहीं होता कि किसी की डेटा को आप छोड़ देंगे। और हमने जो ये एआई के जरिए किया है, ये तो मानव रहित है, ये तो कंप्यूटर और बाकी जो सोशल मीडिया और इन चीज़ों से है उसके बेसिस पे निकाला हुआ है। तो इसीलिए इस पे अगर आप ये कह रहे हैं ना कि नोएडा और दिल्ली में बैठी हुई मीडिया मोदी को जिताने में लगी हुई है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये एक तरह से मैं कहूंगा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित। सहमति आपका अधिकार है। जी जी, तो वही कह रहे, पूर्वाग्रह कह सकता हूं मैं। इंतजार करते हैं 4 तारीख का। पूर्वाग्रह कहेंगे तो मैं भी पलट कर कह सकता हूं। नहीं, मैं तो अगर आप सबको कहेंगे, अगर आप सबको कहेंगे तो कि आप मुझे कह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इस बयान को मैं पूर्वाग्रह, क्योंकि सारी मीडिया को अगर आप कहेंगे जिताने में लगे हुए तो कैसे होगा? नहीं, सारी मीडिया का ट्रेंड देखिए, पैटर्न, जैसे आप सर्वेक्षण का पैटर्न दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल का, मैं उन सारे एग्जिट पोल का पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये इन लोगों को देखिए, आप बताइए, मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। सुनिए प्रेम जी, कर्नाटक में एक मीडिया ने 60% वोट दिया। अरे भाई, देश का जो ट्रेंड है वही ना सर्वे में आएगा। वो बोलने दीजिए थोड़ा सा। देखिए, जो मतदाता मतदान करके निकलते हैं, आखिर उनसे पूछ के एग्जिट पोल होता है। सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। देखिए, 60% वोट बीजेपी को कर्नाटक में मिलता हुआ एक एग्जिट पोल ने दिखलाया। अब 60% वोट दिखाया और इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीट भी दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर 60 मिल गया, 60% वोट, इंडिया गठबंधन को 0 कर दो भाई, कोई जरूरत नहीं है। 60% के बाद किसी को कभी वोट मिला है भाई? राजस्थान देखिए, गुजरात देखिए, सब 57-56% में विपक्ष साफ हो जाता है, पूरी की पूरी सीट एक पार्टी की आ जाती है। 60% वोट कर्नाटक में दे करके और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें आएंगी। प्रेम जी सुनिए ना, आप प्रेम जी आप संख्या बताइए आपके हिसाब से। चलिए मैं मान लेता हूं जो एग्जिट पोल है ये तो हमारे अनुमान है, आपका अनुमान क्या है? उसके बाद मैं रामकृपाल जी के पास जाना चाहूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा अनुमान पूरे एनडीए का 204 सीटों का है। 204 पूरे एनडीए का, मतलब 50% आपने कट किया। मतलब हमारे एग्जिट पोल में जो नंबर्स हैं उसका लगभग आपने 50% कम। अब आपके एग्जिट पोल पर मैं एक दो बात सिर्फ बोलना चाहता हूं। हाँ बोलिए प्लीज। पहली बार एआई के जरिए ये हुआ एग्जिट पोल। हमारी शुभकामना है कि वो एस्टैब्लिश हो, ये पद्धति विकसित हो जी। लेकिन इसकी आलोचनात्मक पहलू इसका ये है कि इसमें हिंदुस्तान का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर बटा हुआ रहता है। उसको एआई पकड़ने की क्षमता विकसित कर किया है कि नहीं किया है, ये सबसे बड़ा सवाल। चलिए इसके लिए 4 तारीख का इंतजार करते हैं। मैं रामकृपाल जी की तरफ। रामकृपाल जी, इस बार का जो चुनाव है इसमें देखिए, मैं जैसे प्रेम जी से बात हो रही है, आपसे बात हो रही है,
जो बौद्धिक, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका एक अलग क्लास है, उनकी एक अलग सोच है और उनके हिसाब से नंबर अलग है। और जो हमारे जैसे चैनल जो दूसरे भी हैं, वो जो लेके आए उसको मैं कहूँगा मास वाला है, मतलब जनता के बीच लोगों की राय क्या है। इस बार का चुनाव, इस बार के जो नतीजे आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि मासेस वर्सेस क्लासेस का जो ओपिनियन है उसी के बेसिस पे होने वाला है? देखिए, मेरे 72 साल की मेरी उम्र हो गई है और इसमें से अगर आप समझ लें कि तो करीब करीब 50-55 साल से मैं चुनाव को नज़दीक से देख रहा हूँ जी, 5 दशक से ज़्यादा। और इस देश में भी जैसे एक साधारण इंसान की तरह मैंने भी इसको देखा है जी। लेकिन मैंने किसी भी चुनाव में एक जो इस बार एक डिवीज़न मैंने देखा वो ऐसा कभी नहीं था। हो सकता है इसमें सोशल किस तरह का डिवीज़न? डिजिटल मीडिया का, जिसको आपने कहा क्लासेस एंड मासेस, उसको मैं यूं कहता हूं बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। मतलब बुद्धिजीवी वर्सेस श्रमजीवी। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी जो है वो शुरू से ही इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। आप सोशल मीडिया को उठा करके देख लीजिए, सारा का सारा। और जो श्रमजीवी है वो मौन है। 4 तारीख को मैं देखूंगा, हालांकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि बुद्धिजीवी और श्रमजीवी में 36 का आंकड़ा है। और आज ही नहीं, हमेशा से यह रहा होता आया है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग जो फोरकास्ट करता है, इसके वोट से एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीता जाता। अच्छा। और ये जो बातें बड़ी बड़ी करता है, मोदी धर्म के नाम पर, मोदी कर्म के नाम पर। मुझे 2 मिनट समय दें, सबने समय लिया, मैं बहुत कम समय ले रहा हूं। देखिए, मेहनत और अक्ल, बुद्धि और मेहनत की नकल नहीं होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी आज अगर सफल हैं तो उसका राज क्या है। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में रहा हूं, कस्बे में रहा हूं, आज शहर में रह रहा हूं। आप कल्पना कर लीजिए, पहले हम जब बचपन में थे या पढ़ रहे थे, हमारे लिए केंद्र का मतलब होता था 2 जगह, रेलगाड़ी और पोस्ट ऑफिस। बाकी जितनी भी चीजें थी, मेरे पिताजी को सुबह उठते ही साबिका क्या पड़ता था, लेखपाल, पटवारी, सिपाही, थाना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बहुत होता था तो स्टेट कैपिटल। कहीं भी हमें केंद्र नहीं दिखाई पड़ता था, राज्य था। आज की तारीख में पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है, केंद्र सरकार बैंक, जैम जिसको कहते हैं, जनधन अकाउंट के माध्यम से वो हर गरीब के घर में पहुंचा और मोदी पहुंचे, जनधन अकाउंट। उसके बाद आप देखिए, इज्जत घर के माध्यम से हर घर में पहुंचे। इसके बाद महिलाओं के नाम कभी भी संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, न मकान उनके नाम होता था, न खेत बाड़ी उनके नाम होते थे। महिलाओं को पहली बार उसके नाम पे मकान हुआ। तो इज्जत घर, बैंक का खाता, इज्जत घर से रसोई घर, और रसोई घर में राशन, सिलेंडर और जितनी चीजें हैं उसके नाम में। तो इस तरह से महिलाओं का जो साइलेंट वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है, वो बहुत बड़ी चीज है। और मैं बता रहा हूं आपको कैसे कैसे कहां से मोदी को हटाएंगे। मोदी उसके इज्जत घर में जब वो जाती है, मोदी दिखाई पड़ते हैं, रसोई घर में मोदी दिखाई पड़ते हैं, सिलेंडर में मोदी दिखाई पड़ते हैं। और अभी बता दूं आपको, जमीन के नीचे ने जहां पांव रखती है जिस घर में, वो मोदी ने दिया है। और अब जो है छत पर सोलर पंप लगने, ये सोलर पैनल लगने जा रहा है। आज की तारीख में केंद्र जो है एक एक व्यक्ति के, एक एक गरीब के घर में वो घुसा हुआ है। 10 साल से उस आदमी ने जो मेहनत की है, आज उसका परिणाम है जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में आप देख रहे हैं। और 4 तारीख को 4 बजे, प्रेम जी मैं भी यहीं रहूंगा, मेरे भाई लोग यहीं रहेंगे, 4 बजे मैं फिर कहूंगा, मोदी की ये जीत जमीनी हकीकत पर जो उस आदमी ने काम किया है, जिस तरह से वो एक एक आदमी के दिल में गया है, चाहे उससे नफरत करो या प्रेम करो, लेकिन मोदी को भूल नहीं सकते हो। चलिए, तो रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं, मैं अजय शुक्ला जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी
वर्सेस श्रमजीवी आप समझ लीजिए। और बुद्धिजीवी की जब बात हो रही है तो उसमें आपके जैसे प्रेम कुमार जी जैसे, अवधेश जी जैसे, जिसमें रामकृपाल जी खुद भी अपने आप को शामिल करेंगे, इस तरह के लोग हैं जिनका मानना या जिनके लिए कह लीजिए कि उनके हिसाब से इंडिया अलायंस को थोड़ी बढ़त है या ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता में आएगी। लेकिन जो श्रमजीवी की बात कर रहे हैं उसको आप लाभार्थी कह लीजिए, श्रमजीवी कह लीजिए, कह रहे कि वो मौन है, यानी वो साइलेंट वोटर है और मौन में बहुत ताकत होती है और वही ताकत, उसी का शोर जो है शायद ये नंबर है। आपको लगता है कि ये मौन जो है, जो श्रमजीवी वर्ग है, वही मोदी को जिता रहा है और उसी का ये नंबर जो है, उसी का एक तरह से इंडिकेटर कह लीजिए, परिणाम है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो श्रमजीवी वर्ग है वही डिसाइड कर रहा है, हम नहीं डिसाइड करते हैं। हम तो एक ओपिनियन बताते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वास्तव में श्रमजीवी ही बता रहा, जब कोरोना के दौरान चलते हुए वो मरा है, वो तड़पा है, उसकी नौकरी गई है, कारोबार छूटा है, बेरोजगारी आई है, वो बता रहा है। वो बता रहा है कि जब तमाम जो 50 लाख लोग मर गए कोविड में, वो बता रहे हैं लाशों के लिए मैंने सिफारिश की है, भैया फोन कर दीजिए कि वो थोड़ा जल्दी अंतिम संस्कार हो जाए। सुनिए, मैं ये स्थिति सुनिए अजय जी इस पे बीच में मैं रोकूंगा, एक सेकंड सुनिए, मैं फिर बोलने का मौका दूंगा। कोविड जब अपने बिल्कुल पीक पे था और उसके ठीक बाद यूपी के चुनाव हुए थे, और जब यूपी के चुनाव हुए, मुझे याद है चारों तरफ से इस बात को लेकर था कि कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक नदी के किनारे सिर्फ लाशें तैर रही हैं और यही कहा गया कि कोविड का मैनेजमेंट बिल्कुल फेल रहा। और इवन सच बता रहा हूं, जो बीजेपी के भी कई नेताओं से जब हमारी बात होती थी तो उनके मन के अंदर भी डर था कि क्या वाकई जनता परेशान होकर और सत्ता से बेदखल तो नहीं कर देगी। लेकिन जब नतीजे आए, जी अभी आ रहा हूं सर, लेकिन जब नतीजे आए वो बिल्कुल उलट थे, बीजेपी को पहले से भी ज्यादा बहुमत मिली। एक लाइन जी आप ऐड कर नहीं, रामकृपाल जी को सुन के फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी अजय जी एक मिनट, एक लाइन अजय जी आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड दीजिए आपके पास। एक लाइन जी, हमें याददाश्त थोड़ा सा ताजा रखनी चाहिए। 10 साल ही हुए हैं, याद कीजिए 2017 के पहले नोटबंदी हुई थी, 16 कहा गया था 16 में नोटबंदी हुई थी, 17 में इलेक्शन था और 17 में यूपी के इलेक्शन को कहा गया कि ये नोटबंदी पे रेफरेंडम है, याद है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बनारस में मोदी का जो रोड शो था उसको कहा गया कि ये सिर्फ एक लाइन का रेफरेंडम है, नोटबंदी पर सरकार जाएगी, जीत गए मोदी जी। फिर कहा गया कि ये जो 2022 कोविड 2019 में कहा गया कि ये भलाना है और ढकाना है, यही नहीं, उसके बाद आंदोलन भी हुआ किसानों का, तब कहा गया कि कोविड और प्लस ये आंदोलन साफ है एकदम। 2022 का नतीजा देख लीजिए, यही मोदी हैं उस समय जो इन्होंने किया, लोगों ने ये याद रखा, लाशें जरूर गई, लेकिन उन्होंने जो पोलिंग भी उस टाइम पर हुआ था 2000, आपको याद होगा, कोविड चल ही रहा था, कलकत्ता से लेके यूपी तक। बिल्कुल मैं एक और बात कर रहा हूं, राशन ये 2019 के बाद का ही था और जिसके घर में जो काम नहीं कर सकता, जो बेरोजगार था, उसके घर में अनाज पहुंचा। जो सिर्फ अनाज के लिए मेहनत करता था, खेतों में काम करता था, उसके घर में गया। और कहा जाता है कि दुख में जिसने अनाज दिया वो भगवान का रूप होता है। और इसके नतीजे मैं नहीं कर रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा हूं, 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात का प्रमाण है कि पूरा का पूरा ओबीसी का बहुत बड़ा तबका, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट आप सोच लीजिए 80% का स्ट्राइक रेट हो सीट का। ये तभी संभव है जब क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता इससे उठ करके जनता वोट देती है, तब जाके इस 80% का स्ट्राइक रेट। जी अजय जी अब आप रखिए अपनी बात। मैं वही कह रहा हूं कि जो चीजें रामकृपाल जी गिना रहे हैं, ये बुद्धिजीवियों की बात थी जो 2017 की बता रहे हैं नोटबंदी की, लेकिन उस समय आम पब्लिक जो मेन जो गरीब तबका था वो इस बात के लिए खुश था। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, मुझे याद है कि लोग ये कह रहे थे, जो गरीब तबका था, कि हम बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा। हम ये हो जाएंगे, बड़े लोग ऐसे हो जाएंगे, उसके अंदर खुशी थी। लेकिन आज वो खुशी नहीं है, क्यों? वो बेरोजगारी झेल रहा है, आज उसके अंदर खुशी नहीं है। किस बात को लेके? भुखमरी की हालत में है, आज वो खुशी नहीं है।
अब तो लेकिन उनके घर में अनाज पहुंच रहा है तो भुखमरी की हालत कहां से आ गई? मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ उसे और ये लगता नहीं है है कि उसमें। बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है राम कृपाल जी वो स्वांतः सुखाए की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए शायद वो उसको देख रहे हैं। मैं गांव से भी जुड़ा हुआ हूं, मैं खेती भी बाड़ी का है हमारा पुराना, आज भी गांव जाता हूं, चूंकि पिताजी अब नहीं देख पाते हैं तो मुझे ही देखना पड़ता है बड़ा भाई होने के कारण। तो ऐसी स्थिति में जमीनी तौर पे जब देखता हूं तो उस दर्द को भी देखता हूं। किसानों का दर्द सामने है और जो दर्द देखता हूं वो कहता है बटाईदार कि भैया ये बार इतने खेत बिका है, खेत नहीं मिल रहा है। तो उस समय हमारे पास स्थिति नहीं होती, हम कहते चलो यार तुम अपना निकाल लो, जो बचे तो दे देना, नहीं तो फिर देख लेंगे। तो यह दशा होगी तो आप सोचिए जिस तरह बर्बादी में लाया गया है वो दर्द है। चलिए आपकी इनकी बात का जवाब लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद। बस एक लाइन और, ठीक है, एक लाइन और। हाँ। मैं अभी भी गांव गया था, मैं गांव में मकान, यदि सिर्फ राम कृपाल जी की बात सुननी है नहीं, तो नहीं, बात नहीं। अलग है, अरे भैया, नहीं मैं तो मुझे लगता है बाकी लोगों की सुनिए, गांव की बात आपने की है, कुछ कहना चाह रहे हैं गांव के बारे गांव में? की बात कर रहा हूँ। मैं भी गांव में रहता हूँ, अभी मैं गांव में मकान बनवा रहा हूँ। मैं गया था और बाकायदा वहां रह करके मेरे पास वो लड़का आया जो लेबर है, कह रहा है बाबूजी कुछ आगे का भी पैसा दे दीजिए। मैंने कहा क्या होगा, क्या करोगे? बोला बर्थडे है, बर्थडे है। सर अपने गांव का नाम भी बता दीजिए, गांव जिला का नाम भी बता दीजिए। बर्थडे, बर्थडे। भाई साहब सुन लीजिए, जो मजदूर पहले सिर्फ इसलिए मजदूरी करता था कि शाम को उसकी बीबी लकड़ी बटोरने जाती थी और वो शाम को इसलिए कि आज अनाज आ जाए, पेट भरे। अब वो कहता है अनाज मोदी जी दे रहे हैं, हमको अपने बेटे का बर्थडे मनाना है। मेरे गांव के पीछे केवट की आबादी है, केवटों की। रोज जाइए वहां डीजे बजता है और बर्थडे मना रहे हैं। जो मोदी ने कहा कि हम इसलिए राशन दे रहे हैं कि वो पैसा अपने बेटे की दवा पे खर्च कर सके, अपने बेटे के लिए कपड़े लाए, अपने घर में बर्थडे मनाए। ये है मेरा गांव, बहुत पिछड़ा हुआ गांव। अभी मुझे रुकना पड़ेगा ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले आप अपने गांव का नाम बता दीजिए। मेरा गांव का नाम गौरा पलिवारी, पोस्ट ऑफिस बंदीपुर, जिला अंबेडकर नगर, और कहिए तो उसके बगल का अगर बता दूं जलालपुर है, बगल में टांडा है। और मैं अपनी उम्र, मैं इंटरमीडिएट तक गांव में पढ़ा हूं।